तो मैं फोल्डर ओपन करता हूँ जिस फोल्डर के अंदर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इसके लिए इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+K। तो वही फोल्डर में ओपन कर लूँगा जिसके अंदर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं वेब का। तो कल हमने लिंक को ऐड करना देखा था, लेकिन उसके अंदर दो फंक्शनैलिटी अभी बाकी हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो ये हमारी कल वाली फाइल थी जिसके अंदर हमने लिंक्स को ओपन किया था। सर इसको आपने ग्रुप में शेयर नहीं किया था। मैंने कर दिया था शुरू। मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी वो फाइल है जिस पर हमने कल काम किया था। अब एक चीज़ हम सबसे पहले देख लें, लिंक पर हमने दो चीज़ों को देखना है उससे पहले कि HTML के अंदर कमेंट किस तरह किया जाता है। HTML के अंदर कमेंट करने के लिए आपने स्टार्ट करना है एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आपका अच्छा, उसके बाद डबल हाइफन, और डबल हाइफन जब कंप्लीट हुई तो उसने क्लोज कर दिया। तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे और जितना कोड हम कमेंट करना चाहते हैं उतना कोड उसके अंदर शामिल करने के बाद हम यहाँ पे उसको क्लोज कर देंगे। एक इसका कमेंट करने का ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है, यहाँ पे VS कोड के अंदर जो सबसे बेस्ट है, आपने जितना कोड कमेंट करना है आप उतना सिलेक्ट करें और उसके बाद Ctrl+/ प्रेस कर दें और आपका वो कमेंट हो जाएगा। ओके, तो अब ये सारे का सारा कमेंट हो गया। अगर हमने अब इसको दोबारा से अनकमेंट करना है तो Ctrl+/ प्रेस करेंगे और ये दोबारा से अनकमेंट हो जाएगा। फिलहाल हम इसको कमेंट करना चाह रहे हैं तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब वो कमेंट कर दिया तो वो सारे का सारा चला गया। कमेंट किया हुआ जो भी कोड होगा ब्राउज़र उसको इग्नोर कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, तो इससे पहले भी जो सारे का सारा है उसको भी हम कमेंट कर देते हैं। जस्ट हमने लिंक को आज चेक करना है कि लिंक क्या है, तो उस पर जो दो फंक्शनैलिटीज़ हैं अब हमारे पास जस्ट लिंक ही रह गए। तो ये वो कल वाला काम है जो हमने किया था। तो लिंक के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे लिंक ऐड किया था। तो अब ये है कि हम लिंक पर क्लिक करें और वो लिंक न्यू टैब के अंदर ओपन हो। अब यहाँ पे देखें, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये लिंक इसी टैब के अंदर ओपन हो जाता है। हम चाहते हैं कि ये नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन हो, तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे इसका टारगेट सेट करेंगे। टारगेट और इज इक्वल टू विद इन डबल कोटेशंस के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक, ओके, अंडरस्कोर ब्लैंक हम टारगेट उसका देंगे। तो फिर जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन होगा, उसी टैब के अंदर ओपन नहीं होगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये उसी के अंदर ओपन हो रहा है। इट मीन्स दैट कि मैंने स्पेलिंग के अंदर कुछ मिस्टेक कर दी है या फिर मैंने किसी और लिंक पर। तो यही है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अच्छा, दोबारा सर आपने फर्स्ट में किया और वो सेकंड में आना है, आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करें। अच्छा, मैं ये चेक कर लेता हूँ, यही है आई थिंक। ये नहीं, आप सेकंड वाले को ऊपर वाला करें आप अब। हाँ जी, अब होगा। आपने पहले में ऐड किया था ना। ओके, मैंने मिस्टेक से कब कर दिया। इट्स ओके। चले तो टारगेट अंडरस्कोर हम ब्लैंक करेंगे तो जो हमारा लिंक होगा वो नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन होगा, ना कि उसी टैब के अंदर ओपन होगा। अब दूसरा जो लिंक के अंदर है वो रिलेशन होता है, ठीक है।
उसका बाय डिफॉल्ट तो हमारी वेबसाइट से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन वो एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इफेक्टेड होता है। उसके अंदर लिंक दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉलो लिंक और एक होता है नो फॉलो लिंक। जो फॉलो लिंक होता है बेसिकली वो इस तरह के होता है कि अब हम हमारी वेबसाइट है और अब जिस तरह हमने यहाँ पे ईगलसॉफ्ट की वेबसाइट का लिंक ऐड किया, अब जो सर्च इंजन है जो भी है हमारे केस के अंदर अगर गूगल है तो वो गूगल हमारी वेबसाइट पर आएगा, हमारी वेबसाइट को वो मतलब उसके जो बोट है वो क्रोल करते हैं, कंटेंट को अपने अंदर वो फैच करते रहते हैं। यानी जब वो हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो वो सारे का सारा जो कंटेंट हमारी वेबसाइट पर पड़ा है वो उसको रीड कर लेंगे, और जब वो रीड करेंगे तो उनको एक लिंक मिलेगा ईगलसॉफ्ट की वेबसाइट का। तो फिर वो ऐसा होगा कि वो उसके जो बोट हैं वो हमारी वेबसाइट से ईगलसॉफ्ट की वेबसाइट पर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट पर ईगलसॉफ्ट की वेबसाइट का लिंक ऐड किया था। तो ये इस केस में होगा कि जब हमने फॉलो लिंक ऐड किया होगा। ओके, तो जो बाय डिफॉल्ट होता है ये फॉलो लिंक होता है। तो जब हम उसका रिलेशन जो है नो फॉलो कर देंगे तो फिर जो गूगल के वो बोट है हमारी वेबसाइट पर रहेंगे, और उनको अगर कोई लिंक मिलता भी है किसी वेबसाइट का तो फिर वो उस वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, रहेंगे वो हमारी वेबसाइट पर ही। तो इन दोनों का आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, लेकिन इनका जो यूज होता है वो फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही किया जाता है। ओके, इस चीज की आपको समझ आ गई? सर रिपीट कीजिएगा। अब लिंक होते हैं दो तरह के, एक हो रिलेशंस लिंक जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर एक होता है फॉलो और एक होता है नो फॉलो। जो ओके सर। जो फॉलो लिंक होता है, जब हम अपनी वेबसाइट पर किसी और वेबसाइट का फॉलो लिंक डालते हैं तो गूगल के जब बूट जो उसके रिपोर्ट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पर आते हैं, उनको लिंक मिल जाता है किसी और वेबसाइट का और वो फॉलो में है, तो फिर वो हमारी वेबसाइट पर उस वेबसाइट पर चले जाएंगे जिसका हमने लिंक ऐड किया होगा, अगर वो लिंक फॉलो होगा। और अगर वो नो फॉलो होगा तो फिर वो रिवॉर्ड्स हमारी वेबसाइट पर ही रहेंगे, अगर उनको लिंक मिल भी जाता है तो वो उस वेबसाइट पर नहीं जाएंगे। ओके, ओके सर। तो अब मतलब ये आपने इसका कॉन्सेप्ट ये लिया होगा कि गूगल के जो रिवॉर्ड्स हैं या वो मतलब हमारी वेबसाइट पर कंटेंट को देखने के लिए या रीड करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमने किसी और वेबसाइट पर का लिंक ऐड किया है, तो फिर अगर वो फॉलो है तो वहां पे पहुंच जाएंगे। तो बेहतर यही है कि हम सारे के सारे जो भी लिंक ऐड करें वो नो फॉलो लिंक ऐड करें। ऐसा माइंड के अंदर आ रहा है ना आपके कि क्योंकि वो हमारी वेबसाइट पर ही रहे, वहां पे ना जाए। जी। इस इसको आप प्रैक्टिकल करके दिखा दें तो। मैं दिखाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट अभी मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना, मतलब वो है कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके पास कोई चीज़ आ जाए ना तो वो छुपा लेते हैं। तो आपने अपनी वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं करना कि सारे के सारे नो फॉलो लिंक ही ऐड करते जाओ। ओके, क्योंकि ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अंदर ना जो डिफरेंट एक्सपर्ट लोग हैं उनकी डिफरेंट राय है। कुछ कहते हैं कि इतने परसेंट फॉलो लिंक होने चाहिए और इतने नो फॉलो लिंक होने चाहिए तो फिर वेबसाइट जो है वो रैंक करती है। कुछ कहते हैं कि मतलब ये इसकी जो परसेंटेज है इसके अंदर डिफरेंस है। कुछ कहते हैं 30% नो फॉलो होने चाहिए, 70% फॉलो होने चाहिए, कुछ कहते हैं 50-50 होने चाहिए, कुछ मतलब 70 दूसरे कहते हैं, और मतलब ये दोनों की डिफरेंस राय है। लेकिन ये सारे का सारा काम SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो लोग होते हैं वही करते हैं। आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। ओके, ओके सर। अब ये सारे के सारे जो हमने लिंक ऐड किए हैं ये बाय डिफॉल्ट है, इसके अंदर हमने रिलेशन शो ही नहीं किया। तो जब हमने कोई भी रिलेशन शो नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट के अंदर फॉलो लिंक्स होते हैं। ओके, अगर आप गूगल के रिपोर्ट्स इस हमारी इस पेज पर आते हैं तो इनको जो लिंक्स मिले हैं ये उस वेबसाइट पर ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड ही नहीं किया। अगर हमने नो फॉलो ऐड करना है तो फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे REL रिलेशंस और इज इक्वल टू नो फॉलो। ओके, जस्ट ये एक कमांड दी जाती है अगर आपने नो फॉलो का रिलेशन ऐड करना है तो। ठीक है ना।
इस रिलेशंस की आपका कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? जी सर, आ गया। ओके, गुड। तो यहाँ पे ये हमारे लिंक्स हैं, तो ये लिंक्स का हम चैप्टर अब क्लोज करते हैं, नेक्स्ट जाते हैं 23 September.html। आज हमने देखनी है कि हम इमेज को किस तरह अपनी वेबसाइट पर ऐड करेंगे। ओके, तो ओके सर। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ इमेजेस, और इस सारी के सारी को मैं सेंटर में भी कर लूँगा। अब सर्वर को मैं क्लोज करता हूँ, क्लिक करने के बाद वो क्लोज हो गया। अब मैं दोबारा रन करता हूँ क्योंकि ये मेरा न्यू पेज है, तो यहाँ पे आ गया इमेजेस। अब इमेजेस को ऐड करने के लिए आपने जो फोल्डर यहाँ पे ओपन कर रखा है, मैंने यहाँ पे वेब का फोल्डर ओपन कर रखा है, तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर पड़ा है, और इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा इमेजेस का। उसके अंदर मैंने जो भी इमेजेस अपनी रखनी है मैं वो रख लूँगा। मैंने ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट कर लिया था, और उसके अंदर एक इमेज मैंने ला कर रख दी थी। तो अब इस इमेज को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। कॉल करने के लिए आपने यहाँ पे टैग स्टार्ट करना है IMG। जस्ट आपने ये टाइप करना है और इंटर प्रेस कर दें, ये सारे का सारा आपको उसका सिंटैक्स दे देगा। SRC, यहाँ पे हम इमेज का सोर्स देंगे। सोर्स मीन कि हम इमेज का पाथ देंगे। तो इमेजेस भी दो तरह की वेबसाइट पर ऐड की जाती हैं। एक वो इमेजेस, कुछ इमेजेस होती हैं जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर पड़ी होती हैं, हम अपनी वेबसाइट पर ही वो इमेजेस उठा के दे देते हैं। कुछ वेबसाइट इमेजेस ऐसी होती हैं कि जो हम किसी की वेबसाइट से उठाकर अपनी वेबसाइट पर चिपका देते हैं, तो वो हम दोनों देखेंगे। अब जो हम देख रहे हैं, ये मैंने फोल्डर अपना जो वो फोल्डर था वेबसाइट का, उसके अंदर एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर एक इमेजेस पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ही वेबसाइट पर एक इमेज को कॉल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वो फोल्डर टाइप करूँगा क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर पाथ देना है इमेजेस स्लैश। जब मैंने स्लैश प्रेस किया तो उसने मुझे सजेशन देनी स्टार्ट कर दी कि ये इमेज आपने कॉल करनी है। अगर वहाँ पे इमेज एक थी, अगर एक से ज़्यादा होती तो फिर उसने वो सारी सजेशन के अंदर ऐड कर देनी थी। अब मैं यहाँ इंटर प्रेस करता हूँ तो वो इमेज सेलेक्ट होगी। यहाँ पे बेसिकली आपने पाथ देना है, जो भी पाथ हो। हमारे केस के अंदर जस्ट एक स्टेप पर एक फोल्डर बना हुआ है इमेजेस का, और उस फोल्डर के अंदर हमारी ये इमेज का नेम है और .jpg ये उसकी एक्सटेंशन है। तो आपने इमेज की एक्सटेंशन को ऐड करना है। ओके, एक्सटेंशन आप इमेज पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे इमेज का टाइप होगा। तो इमेजेस के डिफरेंट टाइप होते हैं, PNG, JPEG और GIF। जो भी आपने इमेज ऐड करनी है, मेथड सारे का सारा सेम है। पाथ आपने मतलब अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की किसी भी कोने के अंदर पड़ी इमेज को आप कॉल कर सकते हैं। जस्ट आपको उसका जो पाथ है वो वैलिड ऐड करना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जो जिस फोल्डर पर आप काम कर रहे हैं उसी फोल्डर के अंदर आए आप, और वहाँ पे एक इमेजेस का फोल्डर बना लें। तो उस पिक के अंदर सारी इमेजेस आप ला के रख दें और वहाँ से उसको कॉल करते रहें। मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हुआ है। तो ये हमारे पास वो इमेज आ गई जो हमने कॉल की थी। अब यहाँ पे एक आर्ट का उन्होंने टैग दिया और इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ये आर्ट का टैग भी SEO से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि गूगल को ये नहीं पता होता कि ये इमेज क्या है। अब जो सर्च इंजन, हमारे केस के अंदर मैं मोस्टली गूगल की एग्जांपल ले रहा हूँ, और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सर्च इंजन आता है और उसको इस इमेज का नहीं पता कि इस इमेज के अंदर क्या है, वो जस्ट इसको एक इमेज ही लेता है। लेकिन हालांकि ये कॉन्सेप्ट गलत है कि गूगल को नहीं पता। गूगल को पता होता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है। मतलब आपका जो आपने जो मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है वो मतलब उस पर फेस लॉक होता है। इट मीन्स दैट कि वो आपका फेस पहचान सकता है। जब आपके पास एक मोबाइल है, वो एक छोटी सी कंपनी बनाती है, तो गूगल बहुत बड़ी कंपनी है। क्या गूगल को नहीं पता होगा कि इस इमेज के अंदर क्या है? आपके मोबाइल को पता है कि आपका फेस किस तरह का है, लेकिन गूगल को ये नहीं पता कि आपकी इमेज किस तरह की है। लेकिन ये मेरा कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो SEO के बंदे कहते हैं
कि गूगल को नहीं पता होता है कि ये इमेज क्या है, हालांकि उसको पता होता है। आप कभी फेसबुक पर देखें ना, तो इमेजेस जो आ रही होती हैं, तो सम टाइम ऐसा हो जाता है, नेट स्लो हो या कुछ इस तरह का सीन बने, तो वो इमेज पर शो करते हैं कि इस इमेज के अंदर क्या क्या है। मतलब हमने तो जस्ट इमेज अपलोड की, तो वहां पे फेसबुक ने उसको स्कैन कर लिया और उसको पता चल गया कि इस इमेज के अंदर वो बकायदा बता रहे होते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर एक मैन है, या कुछ नेचुरल सा है, या कुछ टैक्स है, मतलब वो पूरा डिस्क्रिप्शन इमेज का दे रहे होते हैं। तो इसी तरह आई थिंक गूगल को भी पता होता है, लेकिन जो एसईओ के बंदे वो कहते हैं कि आपकी जो इमेज है वो किस रिलेटेड है, उस इमेज के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, तो वो आप आर्ट के टैग के अंदर दे दें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वहां पे वो देखेगा कि आर्ट के अंदर क्या है, तो वो सारे का सारा कंटेंट ले लेगा, और जब वहां पे जाके सर्च इंजन के अंदर कोई सर्च करता है तो वो फिर आपकी इमेज को दिखा देगा, अगर वो उससे रिलेटेड सर्च करता है तो। अब हमारी इमेज के अंदर क्या है, एक प्रोग्रामर है, वो रात हो गई है और वो अपना जो है सिस्टम छोड़कर सो गया है। अब वो सोया है, तो वो उसके माइंड के ड्रीम के अंदर भी प्रोग्रामिंग के साइन आ रहे हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन हमने राइट यहाँ पे कर देनी है, जस्ट के प्रोग्रामर आर नॉट स्लीप। ओके, ये हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। अब इसका बेनिफिट, अब यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं किया। अब ये है कि जब सर्च इंजन आएगा हमारी वेबसाइट पर, वो देखेगा कि इमेज इसके अंदर इन्होंने आर्ट का टैग ये ऐड किया है, तो फिर वो देखेगा कि प्रोग्रामर कोई है और मतलब उसके स्लीपिंग से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो जब इस रिलेटेड कोई गूगल पे सर्च करेगा, तो फिर ये इमेज वो गूगल उस बंदे को दिखा देगा जो सर्च करेगा। ओके, और मैं एक इसका बेनिफिट। बात सुने। हाँ जी, तो ये जो है ना, ये आर्ट है ना, इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि जब हमारा जो नेट नेट होता मैं है ना, उसी तरफ अगर आ रहा वो हूँ, वेट अ सेकंड, वेट। एक इसका अच्छा ठीक बेनिफिट, है। एक इसका यूज ये है कि गूगल मतलब सर्च इंजन को बताना होता है। दूसरा यूज इसका ये है कि कभी नेट स्लो हो, मतलब यूजर ने हमारी वेबसाइट को ओपन किया और वो नेट स्लो था या कुछ और इशू आ गया उसके अंदर, या उसका ब्राउजर वो लोड नहीं कर रहा था, तो वो वेबसाइट लोड नहीं हुई। ठीक है, सॉरी, वेबसाइट तो लोड होगी, उसका पेज लोड हो गया, वो इमेज लोड नहीं हुई, या वो इमेज हैवी थी, उसका नेट स्लो था, तो मतलब किसी भी तरह से वो इमेज लोड नहीं हो सकी, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो ब्राउजर है वो इमेज तो दिखा नहीं सकेगा, तो फिर ये वाला जो टैक्स है ये दिखा देगा। ओके, ये मैं करके भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पाथ है, तो मैं इस पाथ के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ। ये देखें, मैंने डबल एस कर दिया, इट मीन्स कि मैंने पाथ को गलत कर दिया। अब ये हमारा पाथ दुरुस्त नहीं है, ये इनकरेक्ट है। जब इनकरेक्ट है तो फिर हमारी इमेज लोड नहीं होगी, जब इमेज लोड नहीं होगी तो फिर ये आर्ट वाला जो टैक्स है ये नजर आएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे ये देखें, प्रोग्रामर्स आर नॉट स्लीप, तो वो जो आर्ट के अंदर हमने टैक्स दिया था ये आ गया। ये इसका दूसरा बेनिफिट है। ओके, कि तो मैं इसको दोबारा वापस ले जाता हूँ और वो इमेज आ जाएगी वापस। ठीक है, अब हम इस इमेज की जो हाइट और विड्थ थी वो बाय डिफॉल्ट थी, हम इसको अपने टैग के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो आप कर दो 700 पिक्सल। ठीक है, पहले जो उसकी विड्थ थी वो बाय डिफॉल्ट थी, जो इमेज की थी वही आ रही थी, अब मैंने उसको फोर्स कर दिया 700 पे जाओ, तो अब जो इसकी विड्थ है वो 700 पे चली गई। अब मैं अगर कुछ और ऐड करूँ 800 पिक्सल, तो अब वो 800 पिक्सल हो गई, तो वापस जाके मैं 400 पिक्सल ही कर देता हूँ। ओके, और अब मैं कहता हूँ कि जो इसकी हाइट है वो भी आप 400 पिक्सल कर दो, तो ये 400 पिक्सल, उसकी हाइट भी 400 और विड्थ भी 400, दोनों 400 में हो गई। तो इस तरह से हम इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं इमेज की। बेसिकली यहाँ से हम करेंगे तो फिर हम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि जो भी आपने इमेज ऐड करनी है उसका एक प्रॉपर हाइट और विड्थ बनाकर लाएं, ताकि वो वेबसाइट पर फिर डिस्टरबेंस पैदा ना करे। वो हाइट और विड्थ को इमेज की किस तरह कंट्रोल करते हैं हम एक लेक्चर के अंदर उसको चेक कर लेंगे। ओके,
उसके बाद ये तो इमेजेस थी कि हमने अपनी वेबसाइट पर ही कॉल की हैं। अगर हमने किसी और वेबसाइट पे मतलब गूगल से कोई उठाकर पिक्चर्स लानी है तो मैं यहाँ पे पिक्जाबे, एक बहुत ही खूबसूरत सी वेबसाइट है पिक्चर से रिलेटेड, तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। अच्छी बात। तो अब मैं किसी और वेबसाइट से पिक्चर उठाऊंगा। सर सेकंड वाली ले लें। नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अब मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ, इमेज इन न्यू टैब। तो मैंने इस इमेज को ओपन कर लिया। अब ये पिज्जा बे की जो वेबसाइट है उस पर ये इमेज पड़ी है, ठीक है। तो अब हमने इसको ओपन कर लिया, तो मैं इसका जो यहाँ पे ये लिंक है ना, मैं इस लिंक को ओपन करूंगा और अपनी वेबसाइट पर हम जाएंगे। तो ये जो हमारे पास ऑलरेडी इमेज थी इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं न्यू इमेज कॉल करूंगा IMGSRC। और यहाँ पे जहाँ पे हम जब पाथ दे रहे थे, तो अब हम वो URL देंगे जो हम वो इमेज कॉल करना चाहते हैं। आल्ट के अंदर आप इस इमेज से रिलेटेड का जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर दें। तो अब ये देखेंगे हम अपनी वेबसाइट पर कि वो हमारे पास पिक्चर आ गई। ओके, ओके सर। चले हम, अगर किसी कोई और भी हमें कॉल करनी है तो इसका एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड ये, हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और कॉपी लिंक एड्रेस। ओके, मैं कॉपी लिंक एड्रेस पर क्लिक करता हूँ तो वो इसका जो एड्रेस था वो कॉपी हो गया। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ और क्लिक करूँ तो वही इमेज हमारे पास ओपन होगी, लेकिन यहाँ पे वो उसकी वेबसाइट का भी अभी आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे हम कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। कॉपी इमेज एड्रेस, अगर हमने गूगल से कोई इमेजेस ओपन कर रखी होंगी तो वो उस तरह से हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका लिंक एड्रेस दिया। अब हमने उसकी वेबसाइट का भी एड्रेस आएगा, वो सारे का सारा ये फ्रेम आ जाएगा इसी वजह से। अब कॉपी आप इमेज एड्रेस कर लें और यहाँ पे ख़त्म करने के बाद वो पेस्ट कर दें तो ये वो इमेज आ गई, और इसी को आप जाके वेबसाइट पर कॉल कर लें। तो मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास दो इमेजेस आ गई। इसकी भी आप हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ओके सर। अब ये है कि हम इस तरह इसको करेंगे। मैं इसकी विड्थ जो है वो कर देता हूँ 200 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है वो भी कर देता हूँ 200 पिक्सल। 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। अब यहाँ पे एक टैग होता है, मैं अप्लाई करता हूँ, देखते हैं कि वो अप्लाई होता है कि नहीं, वरना फिर हम उसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। अलाइन का ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो ये अलाइनमेंट करता है। अगर हमने अलाइन इज इक्वल टू सेंटर किया तो जो भी हमारा वो एलिमेंट होगा उसको वो सेंटर के अंदर कर देगा। अब देखते हैं कि इस इमेज पर ये अप्लाई होता है या नहीं। तो ये अप्लाई नहीं हुआ। अब ये इसने अप्लाई नहीं हुआ, इसका भी आप कॉन्सेप्ट ले लें कि उसने उसको अलाइन करना है सेंटर, लेकिन वो तो खुद ही एक चीज़ है, उसके ना तो उसके मतलब राइट पे कुछ है ना लेफ्ट पे कुछ है, तो वो मतलब कहाँ पे सेंटर हो। अब एक बंदा है उसकी ना तो मतलब दोनों साइडों पे कोई भी बाउंड्री नहीं है, हम उसे कहते हैं कि आप सेंटर में हो जाओ तो वो कहेगा भाई मैं किस साइड, मतलब किस साइड, मतलब कौन सी चीज मेरे राइट और लेफ्ट पे है जिसको मैं देख के सेंटर पे हूँ। तो यही यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है। मजीद हम इसको भी चेक करेंगे कि अलाइन ये किस तरह काम करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास इमेज आ गई है। इस इमेज पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये मतलब ये फुल साइज के अंदर हमें नजर आए। ऐसा होता है ना कि यहाँ पे ये पिक्चर, ये वेबसाइट है तो यहाँ पे ये इमेजेस आ रही हैं। तो अब ये इमेज है, लेट्स सपोज ये इमेज है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज हमें फुल साइज के अंदर नजर आएगी। ये देखो उसका साइज ज़्यादा हो गया। अगर हम दोबारा क्लिक करें तो वो क्लिकेबल है नहीं, यहाँ से डाउनलोड कर लें तो वही यही ऑप्शन दे रहे हैं। तो लेकिन ये वाला फीचर हम किस तरह से अपनी वेबसाइट पर लाएंगे, तो इसी को ही हम देखते हैं। तो बेसिकली ये हमारी वेबसाइट है, सॉरी ये हमारी इमेज है। इस इमेज पर मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक लिंक ऐड करता हूँ, एंकर टैग। ओके, और यहाँ पे हम देंगे URL।
इमेज का हम यूआरएल ऐड करेंगे। वो किस तरह ऐड करेंगे वो मैं देख लूंगा। अब इस लिंक के अंदर हम या तो कुछ टैग्स ऐड कर दें, लेकिन अब की बार हम टैग्स ऐड नहीं करेंगे, हम एक इमेज को ऐड करेंगे। अब ये देखो, अब इस लिंक पर इमेज ऐड है, जब यहाँ पे कोई इस इमेज पर क्लिक करेगा तो वो इस यूआरएल पर पहुंच जाएगा, और इस यूआरएल पर हम उस इमेज का जो यूआरएल है वो दे देते हैं। तो इस इमेज का यूआरएल ये है, तो यहाँ पे इमेज के यूआरएल की जगह पे मैं यूआरएल दे देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर हमने किया क्या कि हमने एंकर टैग को स्टार्ट किया और उसको क्लोज कर दिया। उसके बिटवीन कल हमने टैग्स ऐड किया था, लेकिन आज हमने टैग्स ऐड नहीं किया, एक इमेज को ऐड किया है और उसकी हाइट और विड्थ को कम कर दिया, मतलब वो स्मॉल साइज के अंदर हो गई, और उस पर हमने एंकर टैग अप्लाई कर दिया, जिसके हाइपर रेफरेंस के अंदर हमने उसी इमेज का यूआरएल दिया, लेकिन वहां पे हमने उसकी हाइट और विड्थ को मेंशन नहीं किया, क्योंकि जब उस पिक्चर पर क्लिक किया जाएगा तो वो जो उसका ओरिजिनल साइज होगा वो साइज हमें नजर आएगा। हम देख लेते हैं फ्रंट पे कि क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास इमेज है। अब ये क्लिकेबल है। अब मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो वो हैंड का साइन बन जाता है कर्सर। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इमेज जो है वो बड़े साइज के अंदर होकर नजर आ गई। ओके, ओके सर। अच्छा, तीसरा, बातें हजम हो रही हैं? समझ आ रही है? जी जी सर। जी सर, आ रही है। अच्छा, इसके बाद जो हम टैग देखेंगे वो है आई फ्रेम्स। काफी इंपॉर्टेंट टैग है। अब इसका भी आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा कि हम जब अपनी वेबसाइट पर किसी और वेबसाइट के पेजेस को शो करना चाहें तो फिर हम आई फ्रेम्स को यूज करते हैं। इसका रियल लाइफ के अंदर काफी सारा यूज होता है, और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, सबसे ज्यादा ये एजुकेशन पर जो वेबसाइट बनी होती है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज कर रही होती है। अब ये देखो, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि हमारे पास जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स होती हैं, हम पेपर देते हैं। लेट्स सपोज कि हम इंटर के पेपर देते हैं बोर्ड के अंदर, तो वो बोर्ड जो है सारे का सारा डेटाबेस होता है बोर्ड के पास, वो अपनी वेबसाइट पर शो करता है। जब रिजल्ट आता है तो वो स्टूडेंट्स का रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर शो करता है। तो जो दूसरी एजुकेशन की वेबसाइट बनी होती हैं, जो डेवलपर्स ने बना रखी होती हैं या एजुकेशन के इंस्टीट्यूट ने बना रखी होती हैं, तो उनका भी एजुकेशन के साथ काफ़ी ताल्लुक होता है। तो वो मतलब बनी तो एजुकेशन पर है, लेकिन स्टूडेंट्स को रिजल्ट ना दिखाएं तो ये तो फेयर नहीं है ना। तो फिर वो लोग ऐसा करते हैं कि जिस वेबसाइट के पेज पर बोर्ड स्टूडेंट्स को इंटरफेस फराम करता है कि आप यहाँ पे आके अपनी इंफॉर्मेशन, मतलब रॉ नंबर टाइप करने के बाद अपना रिजल्ट फैच कर लें, तो ये जो दूसरी वेबसाइट बनी होती है ये ऐसा करती हैं कि उस बोर्ड की वेबसाइट का वो पेज अपनी वेबसाइट पर एम्बेड कर देती हैं। तो जब स्टूडेंट्स या कोई भी लोग जाते हैं उन दूसरी वेबसाइट पर, तो वो देखते हैं कि वहां पे रिजल्ट चेक करना है, तो वो रिजल्ट चेक करते हैं तो उनको एक्चुअल के अंदर तो बोर्ड की वेबसाइट से इंटरफेस उनका करवाया जा रहा है, मतलब आप विंडो अपनी दे दी लेकिन लोग कोई और है। तो वही करते हैं कि वेबसाइट तो अपनी है लेकिन वहां पे पेज किसी और वेबसाइट पर ओपन हो रहा है। तो वो जो भी जाता है वहां से रिजल्ट चेक करने के बाद वापस आ जाता है, उसको पता भी नहीं चलता कि ये मैंने बोर्ड की वेबसाइट से लिया है या ये जो इन लोगों की वेबसाइट है वहां से लिया है। लेकिन यूजर का इसके अंदर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हम इसको एक जस्ट मतलब डेवलपमेंट की प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं कि इसको हमने किस तरह यूज करना है। ओके, मैं अभी प्रैक्टिकल करता हूँ, अगर फिर भी किसी को ना समझ आए तो फिर क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करता हूँ आई फ्रेम। अब मैंने आई फ्रेम टाइप किया तो जस्ट इंटर हिट किया तो उसने मुझे पूरे का पूरा सेंटेक्स जो उसका सेंटेक्स था वो ऐड कर दिया। आई फ्रेम स्टार्ट हो गया, आई फ्रेम क्लोज हो गया। अब यहाँ पे SRC सोर्स आ गया। इस सोर्स के अंदर हम उस वेबसाइट का यूआरएल देंगे जो हम अपनी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ईगलसॉफ्ट की वेबसाइट का लिंक ऐड कर देता हूँ, HTTPS, ये आपने लाजमी ऐड करना है। बेहतर यही है कि जो भी आप यूआरएल दें उसको ब्राउजर के अंदर पहले ओपन कर लें, www.eaglesoft.com.pk। अब ब्राउजर के अंदर जाके आप इसको चेक करें तो ये देखें कि ये जो पेज था ये अभी हमने क्रिएट किया, लेकिन इसके अंदर आप देखें कि ईगलसॉफ्ट की वेबसाइट आ रही है। ठीक है, अब हम इसको
कस्टमाइज करेंगे तो वो वेबसाइट भी कुछ इसी तरह का ही करती हैं कि वो स्पेसिफिक एक पेज को अपनी वेबसाइट के अंदर इम्बेड कर देते हैं। तो अब हम इसकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं कहता हूँ कि जो इसकी विड्थ है वो आप 500 पिक्सल कर दो, और उसकी जो हाइट हाइट है वो भी 400 पिक्सल कर दो। बाद में इसको दोबारा करें। ओके, क्या? अच्छा, तो वो भाई आपको नहीं है। अच्छा, मैंने कहा इसको दोबारा करें। मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो हमारे पास ये वेबसाइट आ गई। ओके, हमने अपने पेज के अंदर किसी और वेबसाइट को एम्बेड कर लिया। अब यूज़र आता है तो उसको नहीं पता चलता, मतलब अगर कोई हमने स्पेसिफिक कोई पेज दिखाना है ना, तो हम किसी और वेबसाइट का दिखा दे तो यूज़र को पता नहीं चलता, जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। वो तो जस्ट यही देखेगा कि ये हमारी वेबसाइट है 23 सितंबर, और मैं इस वेबसाइट पर आया हूँ, और उसको कोई पता नहीं चलेगा कि वो ईगल सॉफ्ट की वेबसाइट को विजिट करके चला गया। ये हमारे पास फ्रेम था, दोबारा से स्टार्ट करो। ओके, हमने आई फ्रेम को टाइप करना है। मैं जस्ट हिट हिट करता हूँ इंटर को, तो यहाँ पे ये हमारे पास पूरा सेंटेक्स दे देता है। यहाँ पे SRC, यहाँ पे हम सोर्स देंगे उस वेबसाइट का जिसको हम अपनी वेबसाइट पर इम्बेड करना चाहते हैं। ओके, तो हमारे केस के अंदर ईगल सॉफ्ट की हम वेबसाइट को देते हैं https://www.eaglesoft.com.pk। तो ये हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे हम इसकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विड्थ कर देता हूँ 500 पिक्सल, और हाइट कर देता हूँ 400 पिक्सल। ओके, ओके सर। ठीक है, यहाँ तक आपने इसका प्रैक्टिकल करना।